हेलो, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम जो पिछले क्लासेस में पढ़ रहे थे एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, आज हम मॉडल्स पढ़ते हैं। जो भी एटॉमिक मॉडल दिए थे, तो सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो दी थी डाल्टन ने, डाल्टन थ्योरी। इन्होंने सबसे पहले बताया था। वैसे महर्षि कर्णाद ने बता चुके थे कि एक मैटर्स जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और स्मॉल पार्टिकल आगे इंडिविजुअल नहीं होते। बट डाल्टन ने उसका नाम भी दे दिया था कि जो भी मैटर्स है, ऑल मैटर्स आर मेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल, और स्मॉल पार्टिकल को और आगे हम इंडिविजुअल नहीं कर सकते, और उन्होंने उसका नाम दिया था एटम। एटम का मतलब होता है नॉट डिविजिबल, ग्रीक वर्ड है। इनकी थ्योरी पर इस पर ही बेस्ड थी कि और आगे हम डिविजिबल नहीं कर सकते। वो लास्ट में क्या मिल जाएगा, एटम मिल जाएगा। बट एटम के तो खुद 3 पार्टिकल होते हैं, बेसिक, फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनकी थ्योरी किस पर बेस्ड थी कि एक तो ये जो है इंडिविजुअल पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, और उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक इन्होंने ये बताया कि ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन एटम के साथ नहीं होती। एटम जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है कि जितना मास हम रिएक्शन अगर करवाएंगे, रिएक्शन के पहले था उतना ही मास बाद में होना चाहिए, और रिएक्शन में जो है वो एटम पार्टिसिपेट करते हैं। ये एटम की थ्योरी थी। उसके बाद में एटम के बाद में सबसे पहले अगर सिस्टमेटिक जो एटम के बारे में बताया वो थोड़ा सा बताया था थॉमसन ने, जिन्होंने जो कैथोड रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या बताया थॉमसन ने, थॉमसन मॉडल। इन्होंने सबसे पहले अरेंज किया एकदम सही तरीके से, और इन्होंने बताया कि जो एटम है वो जस्ट लाइक जैसे वाटरमेलन हमारे पास होता है, तो ये क्या है, वाटरमेलन है, और इसमें क्या है, यहाँ ये सीड्स प्रेजेंट है, और बीच बीच में क्या होता है, उसका रेड पार्ट होता है, जो मैटर होता है उसके अंदर पूरा का पूरा वो रेड पार्ट होता है। अब इन्होंने ये बताया कि जो सीड्स हैं ये तो जस्ट एज ए इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं, कि एटम जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक, जैसे उन्होंने प्लम पुडिंग जो है वो, इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं क्योंकि वहाँ एक स्वीट्स होती थी, और उसी कर बेस्ड उन्होंने बताया था प्लम पुडिंग मॉडल, उन पर बेस दिया था। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो प्रेजेंट रहते हैं किसी भी एटम के अंदर, वो इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं कि सीड्स, जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड प्रेजेंट रहता है वैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं और चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं, और वैसे ही उसके अंदर जो रेड पार्ट है वो एज ए पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट होता है एटम के अंदर, ये उन्होंने बताया। तो यहाँ पर ये जो ये पार्ट है ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, और बाकी का जो ये ब्लैंक पार्ट दिख रहा है, रेड रेड पार्ट, अगर हम वाटरमेलन को लेके एज्यूम करें तो उसके अंदर रेड रेड पार्ट होता है, उसको हम बोल देंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। ये इन्होंने थॉमसन मॉडल के अंदर बताया। वहाँ पर एक प्लम पुडिंग सीड्स आती थी, तो उसके अंदर उस बेस्ट सेम ऐसा ही था। हम यहाँ पर एक वाटरमेलन को लेके समझ सकते हैं। अब अगर कंडीशन देखें तो इनके ड्रॉबैक वगैरह क्या आए थे। ड्रॉबैक ये आ गया कि इनके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहे, कहाँ कर रहे हैं रिवॉल्व, न्यूक्लियस के अराउंड। तो एक ये स्टैटिक मॉडल बता दिया इन्होंने, क्या बताया, स्टैटिक मॉडल। इट मीन्स एटम को इन्होंने स्टैटिक बता दिया। स्टैटिक बताने की वजह से इलेक्ट्रॉन का कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा, कहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है चक्कर नहीं लगा रहे। दूसरा ये बता दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन वगैरह एक दूसरे से बिखरे हुए हैं, तो इनका कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं था, तो इस वजह से ये इनकी ड्रॉबैक थी और ये फेल हुए। उसके बाद में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, उसके अंदर इससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिला था, और उन्होंने डिस्कवरी की थी अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करके उनकी स्कैटरिंग करवाई थी, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले थे, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर से रेडियम लिया और उसे अल्फ़ा पार्टिकल बनाए, रेडियम अल्फ़ा पार्टिकल। और अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में हम देख चुके हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2He4+2, ठीक है। और यहाँ पे एक स्लिट लगा दी। स्लिट मीन्स अब जैसे अल्फ़ा पार्टिकल इससे निकलेंगे, बट अल्फ़ा पार्टिकल कैसे निकलने चाहिए, एक स्मॉल लाइन की फॉर्म में निकलने चाहिए, अदरवाइज तो कोई कहाँ चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा, उसका मतलब नहीं निकलेगा। उसके बाद में यहाँ क्या किया, ZnS कोटिंग वाला एक सरफेस लगा दिया, और यहाँ पर रख दिया उन्होंने गोल्ड फॉइल।
ये गोल्ड फॉइल रख दिया, और गोल्ड फॉइल की जो साइज़ है, गोल्ड फॉइल की जो उन्होंने साइज़ ली थी, साइज वो ली इन्होंने 0.04 सेंटीमीटर, इस साइज़ की इन्होंने कि गोल्ड फॉइल ली, या फिर ये भी बोल सकते हैं 10⁻⁷ मीटर के रेंज की इन्होंने गोल्ड की फॉइल की साइज़ ली। अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं एक रेज की फॉर्म में आएंगे अल्फ़ा पार्टिकल, और इस पर क्या करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे। ये अभी दिखने में एक रेज लग रही है, बट ये कितनी स्मॉल होती है अल्फ़ा रेज वगैरह, तो एक साथ आएगी। अब इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल करके देखे। अब इन्होंने गोल्ड ही क्यों लिया, गोल्ड की जो डक्टिलिटी और जो मेलेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है कि हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं स्ट्रेच करके। तो इसका न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से न्यूक्लियस हमें पॉसिबल है कि सबसे स्मॉल फॉइल इसी की मिले, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी। उन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई, और उन्होंने क्या देखा, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लिए कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल उसी में से पास हो रहे हैं। तो इन्होंने अपने इसमें ये देखा एक्सपेरिमेंट के अंदर कि ये जैसे एटम है और इस पर अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं, तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल तो क्या हो गए, सीधे मूव हो गए। सीधे मूव होने की वजह से क्या होता है, अगर आप रास्ते में सीधे निकल जाते हो, इट मीन्स वहाँ पर कोई भीड़ वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इट मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए। इसका मतलब इन्होंने ये पता लगाया कि जो मोस्टली पार्ट है एटम का वो होल होता है, खोखला होता है। कुछ एटम्स जो थे वो डेविएट हुए कुछ एंगल से, और कुछ थे वो ज़्यादा डेविएट हुए। यहाँ पर कुछ डेविएट करवा देते हैं, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थोड़े से ज़्यादा एंगल से डेविएट हुए। उसके बाद में एक अल्फ़ा पार्टिकल 20,000 में से वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए आ गया। उसी पाथ को फॉलो करते, ये जो डेविएट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज से ही रिपेल होगा, यानी वो दोनों आपस में आएंगे तो ही वो प्रतिकर्षित होंगे। तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो यहाँ पर रिपेल होने की वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही प्रेजेंट है, बट पॉजिटिव चार्ज कौन से अल्फा पार्टिकल है, जो सेंटर के एकदम से पास से जा रहे हैं या सेंटर से थोड़ा दूर पर है। एकदम दूर पर है वो तो ऐसे ही चले गए बिना डिफ्लेक्शन के, इट मीन्स हॉलो होता है। बट ये डेविएट होने का मतलब यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगा है पॉजिटिव चार्ज का। और ये सेंटर में जो जा रहा था पार्टिकल, 20,000 में से एक पार्टिकल जो है वो ऐसा कैसा आ गया था। तो 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा कैसा आने का मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, 180 डिग्री पर वापस आ गया उसी पाथ को फॉलो करते हुए। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल गया था, ये इन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया और ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी की कि न्यूक्लियस का साइज वगैरह इन्होंने ये बताया। तो अभी इन्होंने क्या क्या बताया, लिया क्या क्या, रेडियम लिया, और रेडियम या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव ले सकते हैं, जिससे हम हीलियम जो है अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस कर सके। ये स्लिट लगा दी इन्होंने। स्लिट किस लिए लगाई, कि हमें अल्फ़ा रेड जो है, अल्फ़ा जो पार्टिकल्स हैं उनकी एक रेज मिले। यहाँ पर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनकी स्कैटरिंग करवाई गोल्ड फॉइल पर, बॉम्बर्ड करवाए, उनसे टकराहट करवाई, तो क्या मिला कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चले गए। अब पता कैसे चलता है, क्योंकि हमारे पास ये क्या बताया था, ZnS कोटिंग वाला है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो जिंक सल्फाइड है उसका पर्दा लगा हुआ है चारों तरफ, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर लाइटनिंग हो रही है। फ्लोरोसेंट होने की वजह से क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल पता चल जाता है कि इस रेंज में तो अल्फ़ा पार्टिकल आ ही नहीं रहे। तो मान लो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा है और जाके वो एकदम, जैसे ये गया ही नहीं तो सेंटर वाला तो पता ही नहीं चलेगा हमें, और जैसे ये गया तो सीधा चला गया, इट मीन्स ये सीधा जा रहा है। कुछ क्या डिफ्लेक्ट हो गए, इससे डिफ्लेक्ट होने की वजह से यहाँ पर हमें लाइट मिली, फ्लोरोसेंट, तो पता चला कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर भी आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर मिले। तो इसके ऑब्जर्वेशंस पर उन्होंने ये पता लगा लिया कि ये जो है एंगल से कैसे कैसे डेविएट हो रहे हैं और किस किस साइड में जा रहे हैं और किस किस तरीके से हैं। तो अगर हम इनकी देखें कि ड्रॉबैक वगैरह सारा के साथ देखते हैं कि इन्होंने किया क्या क्या। उन्होंने गोल्ड फॉइल का साइज़ क्या लिया, सबसे पहले तो एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल, और उसका साइज़ क्या लिया इन्होंने, 0.0004 सेंटीमीटर, या फिर 4 × 10⁻⁻⁻ सेंटीमीटर, या फिर अगर मीटर की रेंज में ले तो 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया, इसको गोल्ड फॉइल पर क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई, और क्या लिया इन्होंने, ZnS कोटिंग वाला, ZnS कोटिंग लगा दी, जिससे ही हमें ये पता चल जाए
कि अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल ZnS जो जिंक सल्फाइड है ZnS कोटिन की लेयर पर जाएंगे तो फ्लोरोसेंट होगा, वहाँ पर लाइट सी जलेगी, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं। इनकी स्कैटरिंग करवाई तो इनको मिला क्या क्या, ऑब्जर्वेशन क्या क्या किया इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल एटम के अंदर से होके पास हो रहे हैं। एटम के अंदर से पास होने का मतलब उनको कोई नहीं रोक रहा, वहाँ पर कोई रिपल्सिव फोर्स कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, इस वजह से वो पास हो रहे। इट मीन्स इनको क्या मिला कि जो एटम होता है वो क्या होता है, होलो होता है मोस्टली। अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो गए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल विदाउट डेविएशन पास हो गए, विदाउट डेविएशन पास होने का मतलब उनको का ना कोई रिपल्सिव फोर्स मिला ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स मिला। इट मीन्स एटम क्या होता है, होलो भी होता है। ये इन्होंने बताया कि एटम का जो मोस्टली पार्ट है वो होलो होता है। फिर उन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे वो कुछ स्मॉल एंगल से डेविएट हुए। स्मॉल एंगल से डेविएट होने का मतलब कुछ तो क्या हो गए, सीधे निकल गए, जो एकदम थोड़ा सा पास से होके जा रहे थे न्यूक्लियस से, तो उनको रिपल्सिव फोर्स फील हुआ। रिपल्सिव फोर्स फील होने का मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो डेविएट हुए कुछ एंगल पर। तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो गए, सम अल्फ़ा पार्टिकल डेविएट, अल्फ़ा पार्टिकल डेविएट, ठीक है। वो किस वजह से हुए, रिपल्सिव फोर्स की वजह से डेविएट हुए, रिपल्सिव फोर्स। और रिपल्सिव फोर्स किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज जो एटम में प्रेजेंट है और अल्फ़ा पार्टिकल के बीच में जो होगा वो प्रेजेंट होगा। उसके बाद में इन्होंने क्या देखा कि एक अल्फ़ा पार्टिकल इन 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल की 20,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल, 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल, ये क्या हुआ, वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए आ गया। इट मीन्स 180 डिग्री पर डेविएट हुआ। 180 डिग्री पर डेविएट होने का मतलब ये क्या हो गया, जैसे गया था ये वो वापस आ गया। तो वो पार्टिकल कौन सा था, वो सेंटर वाला पार्टिकल था। इट मीन्स सेंटर में अगर अल्फ़ा पार्टिकल जाके स्कैटर्ड हो रहा है तो वापस आ रहा है। तो यहाँ से क्या मिला कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स कब प्रेजेंट होगा, जब उसके अंदर जो प्रोटॉन वगैरह या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एटम में वो एक जगह पर हो। तो यहाँ से उन्होंने क्या पता लगाया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल जो स्कैटर्ड में है कुछ डेविएट हो गए, कुछ होलो पार्ट में से ऐसे ही निकल गए, कुछ क्या एक पार्टिकल वापस आ गया। तो उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। जो मोस्टली जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा। उसका उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। और उन्होंने बताया कि टोटल पॉजिटिव चार्ज उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में उन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ये उन्होंने दो चीज़ें बताई। फर्स्ट चीज़ क्या बताई कि जो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और उसका नाम उन्होंने क्या बता दिया, न्यूक्लियस बता दिया। और न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं, ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ से अगर हम थॉमसन मॉडल को कंपेयर करें तो थॉमसन मॉडल तो कंप्लीट स्टैटिक था, उन्होंने कोई रिवॉल्यूशन वगैरह के बारे में बताया नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के रिवॉल्व करते रहते हैं, या फिर उनका तो मॉडल ही स्टैटिक था कि एक जगह ही प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनों की कोई मूवमेंट वगैरह के बारे में कोई बात ही नहीं थी। बट इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट के बारे में बात की और ये बताया कि ये कंटिन्यूसली क्या होता है, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो है वो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उनके अंदर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं एटम के अंदर एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। और इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वगैरह एनर्जी वगैरह लॉस होंगे तो उनकी वहाँ से वो ड्रॉबैक निकली। तो यहाँ से ये यहाँ क्या पता चला, जो 180 पर आ रहा है उससे ये पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट है। अब कुछ जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से डेविएट हुए थे वो कहाँ से डेविएट हुए, फिर वो थोड़ा सा एटम के जो न्यूक्लियस है उसके पास से डेविएट हुए। जो जितना अल्फा पार्टिकल जितना ज़्यादा पास आ रहा था उतना ही ज़्यादा डेविएट हो रहा था। तो एक डेविएशन की रेट हम निकाल सकते हैं, जैसे म्यू को हम डेविएट बोलें, जो वो है वो साइन की पावर 4 थीटा के डायरेक्टली परपोज होता है। यानी थीटा का मतलब डेविएशन है कि कितना डेविएट हो रहा है, कितना डिग्री एंगल। तो म्यू जो है वो पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा कि जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा, जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा। रीज़न क्योंकि यहाँ अल्फा पार्टिकल जा रहा है और उसको यहीं पर डेविएशन, अगर ये जो रिपल्सिव फोर्स फील हो गया तो वो यहीं से डेविएट हो जाएगा।
वो यहाँ पर जा रहा है, सीधा क्यों निकल गया, कोई डेविएशन नहीं था, फिर थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स मिला तो ये क्या हो गया, डेविएट हो गया। तो ये डेविएट हो रहे रिपल्सिव फोर्स की वजह से। अब जो एक पार्टिकल गया वो इसलिए पूरा का पूरा 180 पर आया क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स मिल रहा था। अब रदरफोर्ड के एप्लीकेशन से हमें ऑब्जर्वेशन ये हुआ, तो इससे एप्लीकेशन क्या क्या देखने को मिली वो देखें कि इसकी हेल्प से इन्होंने किया क्या क्या, बताया क्या क्या। एक तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी, ये बता दिया कि कंप्लीट जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। रदरफोर्ड ने ये बताया कि कंप्लीट जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कंप्लीट चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, यानी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर प्रेजेंट होता है। ये एटम के सेंटर में ही होता है न्यूक्लियस, और वहीं पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी प्रोटॉन प्रेजेंट होते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिट में। ये इन्होंने बताया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी कर दी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किन्होंने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। कि न्यूक्लियस के बारे में बता दिया कि वो क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है और पॉजिटिव चार्ज उसी में प्रेजेंट होता है। ये इनके एप्लीकेशंस थे कि ये उन्होंने डिस्कवरी कर दी कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में होता है, और उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एक इन्होंने साइज बता दी कि इसकी साइज़ क्या होगी, एटम के कंपेयर में बहुत छोटा होता है। जो न्यूक्लियस होता है एटम के कंपेयर में छोटा होता है। हमारे पास ये एटम है तो ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटॉन के साथ साथ हमने ये देखा था कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, जो इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि एटम का जो है वो मास जो होगा, इन्होंने ये बताया था कि एटम का जो मास है वो कंप्लीटली कहाँ प्रेजेंट होता है, मास कंसंट्रेटेड एट सेंटर। कि सेंटर में क्या होता है, मास कंसंट्रेटेड होता है। कंप्लीट जो मास होगा वो कहाँ निहित होगा, वो सेंटर में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, हमने देखा था। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर ही होंगे। इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि एक पार्टिकल और है जिस पर चार्ज नहीं प्रेजेंट है, न्यूट्रल है, और वो कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटॉन के साथ ही प्रेजेंट है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से और प्रोटॉन की वजह से क्या होगा, मास होगा कंप्लीट एटम का। और उसके बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने कर दी थी, जेम्स चैडविक ने, वो हम पढ़ चुके। जेम्स चैडविक ने क्या कर दी थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी। तो ये इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि एक ऐसा पार्टिकल है। तो इन्होंने क्या बता दिया, तो न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो बता दिया, और थर्ड क्या बता दिया इन्होंने कि कंप्लीट जो मास होगा वो एटम के सेंटर में ही होगा, वहीं पर होगा, और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास कम होने की वजह से हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं। ये इन्होंने बता दिया कि मास यहाँ पर होगा। एक इन्होंने इनके जो ये एक्सपेरिमेंट है इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं कि एटम की रेडियस क्या होगी, 10⁻⁻10 मीटर के समथिंग होगी, और जो न्यूक्लियस है एटम का उसकी साइज़ क्या होगी, 10⁻15 मीटर के समथिंग होगी। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताया। अब इनके अगर ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक कैसे कैसे निकलेंगे। ड्रॉबैक मीन्स यहाँ पर इनकी कमियाँ क्या क्या थी, इनकी लिमिट क्या क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि हमारे पास एटम है और ये न्यूक्लियस है जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूसली फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने की वजह से क्या होगा, अब अगर कोई इंसान है, इलेक्ट्रॉन के बारे में छोड़ के हम इंसान के बारे में सोचें, और कंटिन्यूसली चक्कर लगा रहा है वो, तो एनर्जी में लॉस होगा। कि क्या होगा, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा। एनर्जी में लॉस होने की वजह से ये धीरे धीरे क्या आएगा, न्यूक्लियस के पास में आएगा। पहले बड़े ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, अब धीरे धीरे छोटे ऑर्बिट में लगाएगा। उसके बाद में ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये इसके अंदर न्यूक्लियस में आ जाएगा। तो ये तो न्यूक्लियस में इंक्लूड हो गया। इट मीन्स ये स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए। इनकी कमी क्या हो गई, ये स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए। इसकी स्टेबिलिटी एटम की, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी का लॉस होगा और लास्ट में वो न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए। तो ये न्यूक्लियस में क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा क्या होगा,
ये अगर हम इलेक्ट्रॉन वगैरह को कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस हो रहा है तो अगर स्पेक्ट्रम की बात करें वो कंटिन्यूसली होना चाहिए, बट कंटिन्यूसली नहीं होके वो लीनियर था, तो इसके बारे में नहीं बता पाए। इनके मॉडल से क्या होती है, जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसके बारे में नहीं बता पाए, ये इनकी ड्रॉबैक थी। इन्होंने डिस्कवरी तो कर दी कि न्यूक्लियस के बारे में बता दिया कि कंप्लीट जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, मास कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में होता है, और मास क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसिडर करते हैं। एक इन्होंने एटॉमिक रेडियस के बारे में बता दिया कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होता है, ये इन्होंने बता दिया। अब ड्रॉबैक क्या मिल गई है, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए कि स्टेबिलिटी क्या होती है। दूसरा क्या नहीं बता पाए, ये स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लॉस करेगा, लॉस करने की वजह से क्या होगा, वो न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए। न्यूक्लियस में आएगा तो एटम स्टेबल नहीं होगा, स्टेबिलिटी हो गई। फिर कंटिन्यूसली एनर्जी अगर लॉस कर रहा है तो इसका जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो कंटिन्यूसली मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा था। इसलिए क्या हो गया कि जो इन्होंने एटॉमिक मॉडल अपना रिप्रेजेंट किया उसकी ड्रॉबैक मिली। अब कंटिन्यूसली ड्रॉबैक मिली है तो कोई और भी आएगा। उसके पहले हम ये देख लें कि एटॉमिक रेडियस निकालते कैसे थे। जैसे हम आर जो बताया था इन्होंने, जो एटॉमिक रेडियस होगी न्यूक्लियस की वो क्या होगी, उसके एटॉमिक नंबर के क्यूब रूट होगी। ये इन्होंने कंडीशन थी, तो इन्होंने फिर एक कांस्टेंट लगा के प्रपोर्शनल है R0 A⁻1/3, ये इन्होंने बताया इस तरीके से। यहाँ से हम एटम की जो रेडियस है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। एटॉमिक नंबर अगर हमें प्रेजेंट है तो R0 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने ये जो डाल्टन मॉडल है, यानी डाल्टन ने अपनी क्या थ्योरी दी, उसके बाद में थॉमसन मॉडल, उनकी मॉडल के बारे में स्टडी, और उसके बाद में रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में स्टडी की। आने वाले जो क्लास है उसके बारे में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो स्पेक्ट्रम्स है उसके बारे में देखेंगे, और हम नील्स बोर मॉडल के बारे में देखेंगे।